वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाहज़ादा मुदस्सिर रशीद। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 2 सेगमेंट 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जैसा कि हमने पहले सेगमेंट में बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, एंड साइमल्टेनियसली वी हैव डिस्कस्ड वन मोर थिंग जिसको हम बोलते थे फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमने कॉमन फंक्शंस भी डिस्कस किए थे, जिसको जो देखना चाहता है वो मेरे लास्ट वीडियो पे जो है वो इस पे क्लिक करें। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आज हम डिस्कस करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शंस को। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? So before starting, let me introduce myself. I am Dr. Shahzada Mudassir Rashid. I have done bachelor's in veterinary science, master's and PhD, working as a scientist. I am at Unacademy also. My profile is this. You can see Unacademy profile at the rate of e-learning science 19-317. And I have Google Scholar links and ResearchGate links as well. If you want to see my research work, you can log in there and you can see it. So let's start the functions of smooth endoplasmic reticulum. सबसे पहला फंक्शन, जैसा कि हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बोला था, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। दो चीजों का बना होता था, एक तो ट्यूब्यूल्स का और दूसरा ये वेसिकल्स का बना होता था। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये हमने बोला था उन सेल्स में पाया जाता है which are involved in the synthesis and storage of fat and glycogen, right? See, the first function जो मैंने mention किया है, it is the synthesis of fat inside adipose tissue. जैसा कि हमारा फैट जो होता है, that fat has a tendency to get accumulated in the belly portion. और हमारे पास बहुत सारे एडिपोसाइट्स होते हैं हमारे बेली फैट के अराउंड। तो खैर मकसद ये है कि इन एडिपोसाइट्स का काम है फैट को स्टोर करना। बेसिकली ये तो सेल का काम है, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि सेल के अंदर का कौन सा ऑर्गेनल है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एडिपोसाइट का काम है फैट स्टोर करना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मात्रा होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। So smooth endoplasmic reticulum is present in the adipocytes, and the function is to synthesis of fat inside the adipose tissue. ठीक है। दूसरा फंक्शन जो है synthesis of sterols and steroid hormones. देखिए दूसरा फंक्शन क्या है, स्टीरोल्स और स्टीरॉयड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करना। लेट मी शो यू हाउ। जैसा कि आपको पता है हमारे पास बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स है, एज यू नो we have the hormones of testes, we have the hormones of ovary. In case of testes it is testosterone, ovary में देखेंगे तो estrogen है, progesterone है, they are all steroids. These hormones are all steroids. तो इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि ये इन स्टीरोल्स को या स्टीरॉयड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है। So at cellular level, if you want to see किसकी पार्टिसिपेशन की वजह से ये जो हमारा स्टीरॉयड है ये बनता है सेल के अंदर, तो द आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? दीज आर द टू फंक्शंस। लेट्स मूव अहेड। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इट हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2013। A major site for the synthesis of lipid is SER, sympod, nucleoplasm, and rough endoplasmic reticulum. I told you, synthesis of fat, synthesis of lipid, synthesis of sterol के लिए जो site है वो है smooth endoplasmic reticulum. So the correct answer is A, smooth endoplasmic reticulum. Select the correct matching in the following pairs. It has been asked in the year 2015. आपको करेक्ट जो है मैचिंग वो आपको चूज करना है। करेक्ट कौन सा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैश करके लिखा है, मैचिंग इसके साथ क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ऑफ कोर्स यू नो इट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। नो,
Rough endoplasmic reticulum synthesis of glycogen, no. Smooth endoplasmic reticulum oxidation of fatty acids, नहीं, ये तो synthesis करता है, oxidation की बात नहीं. So the correct option is A, that is smooth endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of lipids, which has been asked in year 2015. Moving ahead, we have the third function. The third function we have synthesis and breakdown of glycogen in liver cells. देखिए दोनों चीजें, एक तो synthesis भी है ग्लाइकोजन का बनना, बिकॉज यू नो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन द लीवर, राइट, बाय द प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, राइट. सो हमारे पास जो ग्लाइकोजन है इसका स्टोर हाउस है लीवर एंड मसल आल्सो. एंड इफ वी सी what is the function of smooth endoplasmic reticulum? Mainly it is the synthesis of glycogen. ये इस ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है लिवर में, और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन भी कर सकता है. दोनों चीजें हैं, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इसके बनने को, एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन. व्हेन डू वी रिक्वायर द ग्लाइकोजन? आप जानते हैं ग्लाइकोजन की जरूरत तब पड़ती है जब हमारा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, तो हमारा रिजर्व होता है ग्लूकोज का इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन द लिवर. इट गेट्स डिप्लीटेड, ये यूज होता है और ग्लाइकोजन से कन्वर्ट होता है क्या, ग्लूकोज बनता है, और उस वक्त हम बोलेंगे दैट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन बोथ द प्रोसेसेस, whether it is the formation of glycogen or whether it is the breakdown of glycogen. Smooth endoplasmic reticulum has a role to play. Then there is one more function, that is formation of spherosomes. See, basically in case of plants, lysosome is not present. Lysosome plant में नहीं होता है, लेकिन plants में कुछ fat storing parts होते हैं, fat storing bodies होती है, जिनको हम spherosomes कहते हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ स्फेरोसोम इसका फंक्शन है. सो इन केस ऑफ प्लांट्स, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्फेरोसोम्स, एंड दीज स्फेरोसोम्स आर बेसिकली सिंगल membrane bound organelles and which are useful in storing the fat. And one more function is synthesis of vitamin C, which we call as ascorbic acid. ये भी इसका काम है. So these are the functions. पहला हमने बोला था synthesis and storage, synthesis of fats, sterols, breakdown and formation of glycogen, formation of spherosomes in plants, and synthesis of vitamin C. One more function is formation of visual pigment from vitamin A. देखिए, जो हमारे पास आपको पता है, जब we have our eyes have perception to see, and how do we see? आपको पता है हमारी बॉडी में जो विटामिन ए होता है, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू विजुअल पिगमेंट हमारे रेटिनल सेल्स में, और जिसकी वजह से हम देख पाते हैं. तो ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट और विजुअल पर्पल फ्रॉम विटामिन ए. इट इज असिस्टेड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखिए कितने सारे फंक्शंस हैं, ऑलमोस्ट हम याद नहीं रखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शंस को, लेकिन बहुत सारी फंक्शंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेम व्हिच वी गिव टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल सेल्स. मसल सेल की जब हम बात करेंगे वहां पे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं. So what is sarcoplasmic reticulum? It is the smooth endoplasmic reticulum present in the muscle cells. ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स में पाया जाता है, जहां पे ये स्टोर करेगा कैल्शियम को. और कैल्शियम किस लिए लगता है मसल में? आपको पता है मसल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिसको हम बोलते हैं मसल कंट्रैक्शन. सो मसल कंट्रैक्शन के लिए हमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रिक्वायरमेंट पड़ती है. So we can say in the muscles you will see the smooth endoplasmic reticulum, but हम वहाँ उसको दूसरे नाम से जानते हैं. वो जो नाम है वो होता है sarcoplasmic reticulum. Okay, detoxification. 8th function is detoxification. Very important. Metabolism of xenobiotics. Detoxification का दूसरा मतलब है metabolism of xenobiotics.
देखिए जीनो मीन्स समथिंग डिफरेंट विच इज नॉट आवर्स, जो हमारा नहीं है। हम अक्सर देखते हैं हमारी लाइफ में व्हेन वी रन ए नॉर्मल लाइफ वी आर एक्सपोज्ड टू लार्ज नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स, कार्सिनोजेंस एंड ड्रग्स। हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअसली यू आर एक्सपोज्ड टू पोल्यूटेंट्स, or sometimes you get exposed to carcinogens also, or simultaneously sometimes we use the drugs for treating some ailments, normal ailments जो हमें होते हैं। लेकिन चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो कार्सिनोजन हो, चाहे वो पोल्यूटेंट हो, हर एक हमारे लिए टॉक्सिक है। ड्रग की टॉक्सिटी होती है तो, लेकिन आप ड्रग खाते हैं टॉक्सिटी नहीं होती। आप डेली कार्सिनोजेंस इनटेक करते हैं लेकिन कैंसर नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। आप डेली पोल्यूटेंट्स का एक अच्छा लोड अंदर लेते हैं लेकिन आप में वो विजिबल नहीं होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? द रीजन इज दैट at our back we have smooth endoplasmic reticulum. You know, there is one organ in our body which is involved in detoxification, and the name of organ is liver. And I told you before that liver has a very good content of smooth endoplasmic reticulum. अब liver में smooth endoplasmic reticulum है, liver organ है detoxification का। क्यों है? क्योंकि उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट इज इन्वॉल्वड इन डिटॉक्सिफिकेशन, दैट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ xenobiotics. It neutralizes the pollutants which we are exposed to. It neutralizes the carcinogens which we are exposed to, and also when we take the drugs, it metabolizes the drugs. It removes the toxic effect of the drugs by which हमारा जो स्टेटस होता है हेल्थ का वो चेंज नहीं होता। अंडरस्टैंड? सो दिस इज डिटॉक्सिफिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन मोर थिंग, synthetic ninth function, synthetic products of smooth endoplasmic reticulum pass on to Golgi complex through SCR. देखिए मैं बताऊंगा, ये एक्चुअली synthetic products of rough endoplasmic reticulum है। This is the synthetic products of rough endoplasmic reticulum. They pass on to Golgi complex through SCR. I will tell you one thing. सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास जो दूसरा पार्ट है उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इमीडिएटली सराउंडिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वी हैव रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड आफ्टर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर किसी सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद होगा गोल्गी apparatus, और फिर होगा सेल मेम्ब्रेन। आप जरा सीरीज को समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं पहले न्यूक्लियस है सेंटर में गोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पहला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर किसी सेल में दोनों है तो इसके बाद ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारे पास गोल्गी apparatus है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। So if I have to choose a series, if I have to choose the direction of organelles which are present in the cell cytoplasm, then I must start from the nuclear membrane, and immediately surrounding the nuclear membrane we have the rough endoplasmic reticulum, and surrounding this rough endoplasmic reticulum, or just apart from rough endoplasmic reticulum, we have smooth endoplasmic reticulum, and then we have the forming phase of Golgi apparatus, and finally we have the nuclear membrane. So RER is involved, rough endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of proteins and steroids, mainly proteins, sorry, it is involved in the synthesis of proteins. Steroids are formed by the smooth endoplasmic reticulum. तो जो भी प्रोडक्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, क्या बना? दैट इज द प्रोटीन। वो प्रोटीन हम हैंड ओवर करते हैं इमीडिएटली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कौन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और फिर ये चला जाता है गोल्गी apparatus को, और वहां उसकी प्रोसेसिंग होती है उस चीज की, और फाइनली सिक्रीशन की तौर पे ये सेल से बाहर किया जाता है। अंडरस्टैंड? दिस इज द 9th फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Then we have some points which you must note. I say it is higher order thinking. The protein is synthesized by ribosomes. जो राइबोसोम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टरनी, आप जानते हैं। इट पासेस थ्रू ए चैनल फॉर्म्ड बाय टनल प्रोटीन। राइबोसोम होता है सिस्टरनी के ऊपर,
और जो प्रोटीन ये राइबोसोम बनाएगा ये इस चैनल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चैनल बनती है उसके थ्रू पास होता है और ये चैनल बनाता है एक टनल प्रोटीन जिसका नाम है ट्रांसलोकान। ट्रांसलोकान इज ए टनल प्रोटीन विच फॉर्म्स द चैनल, और जहां से राइबोसोम का जो प्रोटीन सिंथेसाइज किया हुआ हो वो उधर से ही पास होता है। एंड वन मोर थिंग, निसल ग्रेन्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निसल ग्रेन्यूल्स बेसिकली जब हम न्यूरॉन की बात करेंगे तो न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है जिसको साइटोन कहते हैं, और साइटोन में हम एक स्ट्रक्चर मार्क करते हैं जिसको बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। सो दीज निसल ग्रेन्यूल्स आर बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and are therefore the sites of protein synthesis, right? So nisil granules are rough endoplasmic reticulum of neurons. Okay, then we have one more question here which has been asked in 2017. Nisil bodies are mainly composed of nucleic acid and SER, DNA and RNA, proteins and lipids, RER and free ribosomes. Yes, the fourth option is the correct option. Nisil granules are made up of rough endoplasmic reticulum and free ribosomes. Okay. Then one more question we have. What are myeloid bodies? Myeloid bodies किनको कहते हैं? कहा जाता है जो retinal cells of frog है, रेटिना के सेल्स जो फ्रॉग की होती है, उन रेटिनल सेल्स ऑफ फ्रॉग में आप पाएंगे क्या पाएंगे आप? You will see smooth endoplasmic reticulum is there in the form of tightly packed tubules. Retinal cells of frog में, रेटिना के सेल्स में जो फ्रॉग में पाए जाते हैं, आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे, लेकिन वहाँ वेसिकल्स नहीं है, इट इज टाइटली पैक्ड ट्यूब्यूल्स। और उन टाइटली पैक्ड ट्यूब्यूल्स को जिन्होंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है उसका हम स्पेशल नेम देते हैं माइलॉइड बॉडी। सो माइलॉइड बॉडी आर द smooth endoplasmic reticulum in pigmented retinal cells which exist in the form of tightly packed tubules. Understand? So one more thing, there's a group of proteins known as chaperones. They are involved in transport along the membrane of mitochondria and endoplasmic reticulum. देखिए, proteins are required by mitochondria also. बहुत सारे प्रोटीन्स हमको माइटोकॉन्ड्रिया को भेजने पड़ते हैं। बनाता कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो बैठा राइबोसोम है वो बनाता है। तो इस इंट्रासेल्युलर यूज के लिए, मतलब जब हमें कोई प्रोटीन का यूज आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको चाहिए एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जिनको कहते हैं चैपेरोन्स, वही इस ट्रांसपोर्ट को करते हैं। So short, we have to send the protein from the endoplasmic reticulum into the mitochondria, and we require a group of proteins and we call them as chaperones. Okay, so दो साइटोक्रोम्स का जिक्र है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट जो है 2 साइटोक्रोम्स, जैसे मैंने बोला था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है डिटॉक्सिफिकेशन, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन में बेसिकली अगर आप देखेंगे 2 साइटोक्रोम्स का यूज होता है। Who is doing detoxification? You know it, everybody knows it. It is the smooth endoplasmic reticulum. तो 2 साइटोक्रोम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो पाए जाते हैं on the smooth membrane of endoplasmic reticulum, यानी SER पे पाए जाते हैं। And what are these? They are, one is the P450 and second is the P448. So these 2 cytochromes, P448 and P450, are the 2 cytochromes, and these cytochromes, इनका काम क्या होता है? They are present on the smooth membrane of endoplasmic reticulum, SER, और इनका काम है डिटॉक्सिफिकेशन। अब देखिए, जो तीसरा पॉइंट देखिए, P448 ये हाइड्रोक्सिलेट करता है, न्यूट्रलाइज करता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो भी टॉक्सिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम खाते हैं, ये साइटोक्रोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है, ये इसको न्यूट्रलाइज करता है। एंड व्हाट आर दीज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स? दे आर बेसिकली कार्सिनोजेन्स। यही कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। रहा सवाल P450 का, P450 आल्सो हाइड्रोक्सिलेट्स a number of pollutants को, carcinogens को, drugs को।
about 50% drug taken by the patient are metabolized by it. So खैर आप याद रखिएगा P448 का काम ज्यादातर कार्सिनोजेनस का है, कार्सिनोजेनस को न्यूट्रलाइज करना है। जैसे हमारे पास होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और जो हमारे पास P450 है वो कार्सिनोजेनस को भी निकाल सकता है, वो पोल्यूटेंट्स को भी निकाल सकता है, और वो ड्रग्स को भी निकाल सकता है, राइट? सो 1-2 पॉइंट्स आई विल एड अप मोर. व्हाट आर माइक्रोसोम्स? माइक्रोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कभी आ सकता है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस. माइक्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जब भी हम सेल फ्रैक्शनाइजेशन करते हैं, कोई डेड हमने सेल ले ली, अब हम ये डेड सेल है और अब हम इसकी फ्रैक्शनाइजेशन करते हैं, इसको सेपरेट आउट करते हैं, इसको सेग्रीगेट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है, तो यू विल फाइंड देयर आर सम यू विल गेट समथिंग व्हिच वी कॉल एज माइक्रोसोम. और इस माइक्रोसोम में क्या क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum vesicles. So microsomes are the structures which you get during the cell fractionization studies, in which you will find Golgi apparatus, you will find the plasma membrane, and you will find the endoplasmic reticulum vesicles. Okay, mainly इन तीन चीजों में भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus and endoplasmic reticulum vesicles में सबसे ज्यादा जो इसमें पाया जाता होता है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दिस वे, माइक्रोसोम्स कंटेन, देयर विल बी वन ऑप्शन जिसको कहेंगे RER. सो यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स RER. एंड देयर इज वन मोर थिंग, व्हाट इज एन्युलेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? माना जाता है स्मॉल पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज बीन फाउंड टू पोजेस पोर्स. छोटे से कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पोर्स पाए, वो वैसे ही थे जैसे न्यूक्लियर के एनवेलप के पोर्स है. एंड जो न्यूक्लियर एनवेलप में पोर्स पाए जाते हैं, वैसे ही पोर्स हमें कुछ पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिला, और इसका नाम हमने रखा एन्युलेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई होप you have understood the topic, and please, if you find it is good channel, you can follow me and you can subscribe me and you can watch the lectures, and also you can press the bell icon for getting the continuous updates. Thank you very much for watching.